हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका क्लास 10th की हिस्ट्री जो कि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और इसमें हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं। ओके, भारत में किस तरीके से राष्ट्रवाद डेवलप हुआ उसे हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसे डिफरिंग स्ट्रैंड विद द मूवमेंट बोलते हैं, यानी कि जो भिन्न भिन्न किस्म या कह सकते हो अलग अलग जो सोशल ग्रुप थे उन्होंने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, तो उसका क्या मामला था। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली चीज़ है नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मैंने आपको बताया एक असहयोग आंदोलन, यानी कि गांधी जी का मानना ये था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी चीज़ें चलाई जा रही हैं, चाहे वो कपड़ा हो वो बेच रहे हैं और चाहे इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहे हो या शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें भारतीयों को समर्थन नहीं देना है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहलाती है। और खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन बेसिकली क्या थी, ये थी जो टर्की में जो खिलाफत या खलीफा की जो व्यवस्था ख़त्म कर दी गई थी उसके खिलाफ जो एजिटेशन हुआ था इंडिया में उसे खिलाफत मूवमेंट कहा गया था, जो कि अली ब्रदर्स के द्वारा चलाई गई थी। और खिलाफत मूवमेंट पहले स्टार्ट हुई थी, बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट हुई थी। इसमें अलग अलग जो हैं सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया उसको हम देखेंगे। तो पहले हिस्से में जो है द मूवमेंट इन द टाउन्स, तो टाउन्स का मतलब क्या है, बेसिकली शहर में लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। तो शहर में जो कामकाजी लोग थे उन्होंने सबसे पहले इसे बाइकआउट किया। कैसे, जैसे कि वकील लोग जो थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने वहाँ पे काम करना बंद कर दिया और स्टूडेंट ने स्कूल में, अंग्रेज़ों के स्कूल में पढ़ने जाना बंद कर दिया। लेकिन एक टाइम के बाद जो ये मिडिल क्लास लोग थे, कहीं ना कहीं इनके सर्वाइव करने में जो है समस्या हो रही थी और बाद में इन्होंने क्या किया कि शहरों में जो इस आंदोलन का जो पेस था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो पेस था वो कमज़ोर हो गया। ओके, कमज़ोर हो गया। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, जैसे कि इसमें और भी चीज़ें समझी जा सकती हैं कि 1921 और 22 के बीच में जो विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार किया गया तो उसके वजह से अंग्रेज़ों को जो है 102 करोड़ का, वो जिस तरीके से पहले सामान बेचते थे बाद में वो जो है 57 करोड़ का सामान हो गया था कि वस्तुएं हो गई थी। तो इस तरीके से उनको नुकसान देखने को मिला। और खादी को जो है प्रमोट किया गया कि खादी जो है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए बनाई गई जो वस्तु होती है वो उसका काम करेगी। लेकिन खादी शुरू में तो लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया, लेकिन बाद में दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि गरीब लोग जो हैं खादी खरीदने में असमर्थ थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि खादी थोड़ा महंगी चीज़ है के, और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई जो कपड़े थे वो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए ज़्यादा सस्ते पड़ रहे थे। फिर इसी रिबेलियन जो विद्रोही क्रांतिकारी ग्रुप था उसका काम जो है गांव में जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, गांव और देहात से, जिसे आप समझ सकते हो। और यहाँ पे पीजेंट और ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, कृषक और आदिवासी होते हैं, उन्होंने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया आगे देखते हैं। तो गांव में अवध रीजन में स्पेशली जो है बाबा रामचंद जो कि एक सन्यासी थे, उन्होंने यहाँ पे एक सन्यासी मूवमेंट भी शुरू किया और जो तालुकदार, जो ज़मींदार थे, उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और इसी को देखते हुए उन्होंने ये डिमांड की कि जो बेगार की व्यवस्था है, बेगार की व्यवस्था से मतलब ये होता है कि बगैर पेमेंट दिए, बगैर वेतन दिए जब लोगों से जब काम कराया जाता है उसे बेगार कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि समाज में जो है बेगार की व्यवस्था और जो ज़मींदार जो गरीबों का जो शोषण करते हैं, ये सारी व्यवस्था को ख़त्म कर देनी चाहिए। और एक मूवमेंट भी चली जिसे नई नाई बंद भी कहा जाता है। और उसमें ये है, इसमें ये चीज़ कही गई कि आप जो हैं जितने भी किसान लोग हैं या जो नाऊ लोग हैं, जो कपड़ा धुलने वाले हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ज़मींदार ठाकुरों के लिए काम नहीं करेंगे। फिर इसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर जो है जवाहरलाल नेहरू 1920 में इस जगह पे आते हैं, अवध में आते हैं और वहीं पे उन्होंने अवध किसान सभा इस्टेब्लिश की। और अवध किसान की 300 से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं इस रीजन में डेवलप की जाती हैं और इसी मूवमेंट का जो है क्षेत्र विस्तार बड़ा हो जाता है। और 1921 में इवन की इनके ऊपर अटैक भी कर दिया जाता है। किनके ऊपर अटैक कर देते हैं ये लोग जो तालुकदार, जो ज़मींदार थे, उनके यहाँ अटैक कर देते हैं। और वो लोग जो भी गरीबों से जो छीनी गई वस्तुएं अपने यहाँ स्टोर करके रखे होते हैं, होल्ड करके रखे होते हैं, उसे छीन लेते हैं, गरीबों के बीच मार देते हैं। महात्मा गांधी भी उस टाइम ये बोलते हैं कि जो ज़मीनें तालुकदारों के पास एक्स्ट्रा है उसे ले के जो है गरीबों में बांट देनी चाहिए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ट्राइबल पीजेंट्स भी जो हैं, ट्राइबल्स का मतलब क्या होता है, जो आदिवासी किसान थे उनके बीच भी आंदोलन ये बढ़ रहा था। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो जंगल थे, ओके,
जो जंगल थे उसमें एक समस्या ये हो रही थी कि अंग्रेज़ों ने अब उसे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और इन आदिवासियों की एंट्री पर जंगल में जो है उन्होंने रोक लगा दी। ना तो अब वहाँ से वो पेड़ पौधों से फल जड़ औषधि कोई भी चीज़ वो वहाँ से ले नहीं सकते थे। इसी चीज़ के चलते एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, और आपने हाल ही में एक नई फिल्म देखी होगी जिसका नाम है ट्रिपल आर। ओके, ट्रिपल आर का जो स्टोरी का जो कंटेक्स्ट है वो सीताराम राजू से ही लिया गया है। ओके, और ये ट्रिपल आर जो है उसी जिसे राइज रोर एंड रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। और अल्लूरी सीताराम राजू बाद में जो है उन्होंने यहाँ पे से आंदोलन चलाया, लोगों को ये भरोसा दिलाया कि अगर कोई उनके ऊपर गोली चलाएगा तो वो गोली को रोक लेंगे और उनके द्वारा किसी भी मरीज़ व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। तो लोगों की बहुत ज़्यादा आशाएं बढ़ गई। बाद में गांधी जी जो हैं अल्लूरी राजू से जो है मिलने भी जाते हैं और अल्लूरी राजू उनको ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम और आप बिल्कुल सेम मोटिव के लिए यानी कि भारत के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी हम लोग इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। ओके, आगे भी हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि जो आप नॉन वायलेंस की बात करते हैं वो बहुत सक्सेसफुल चीज़ नहीं है। वायलेंस के द्वारा ही स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया जा सकता है, बाकी चीज़ के नहीं। और 1924 में जो है सीताराम अल्लूरी जो राजू थे उनको जो है अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी गई और बाद में वो फोक हीरो यानी कि लोक नायक बन गए। आज भी उन्हें जो है आंध्र प्रदेश में जो है बहुत क्या किया जाता है, एडमायर किया जाता है। और फिर ये जो है स्वराज जो है प्लांटेशन आप समझते हैं जैसे कि चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती और नील की जो खेती होती है इसे प्लांटेशन कहा जाता है। ये बड़े स्तर पे काइंड ऑफ कमर्शियल खेती इसे कह सकते हैं आप, उसमें किया जाता है। वर्कर्स टू हैड देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नेशन ऑफ स्वराज। तो महात्मा गांधी और नोशन जो स्वराज था, स्वराज का जो नोशन था उसको भी उन्होंने समझा। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली एंड आउट ऑफ कॉन्फिडेंस स्पेस इन देयर इनक्लोज एंड मीन रिटेनिंग लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। और उनका मानना यह था कि स्वराज का मतलब उनके लिए यही है कि वो जहाँ से आए हैं आने जाने की उन्हें जो है आज़ादी मिलनी चाहिए, उन्हें काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, ना कि उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराना चाहिए। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वे आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, इन फैक्ट दे वेर रेयरली गिवन सच परमिशन। तो यहाँ पे एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, एक कानून बना हुआ था जिसके तहत इन प्लांटेशंस वाले खेत में काम करने वाले, गार्डन्स में काम करने वाले लोगों के साथ समस्या सबसे बुरी ये थी कि उन्हें जो है जब तक परमिशन ना मिले वो अपने इन गार्डन्स को छोड़ नहीं सकते। व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उन्होंने जब नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन का नाम जब उन्होंने, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज़ लेफ्ट द प्लांटेशन हेडेड होम, और उन्होंने जो है लोग एकदम मतलब विद्रोह कर दिया और वो प्लांटेशन की जो जगह थी उसको छोड़ के अपने घरों की तरफ चले। दे बिलीव दैट गांधी जी आवाज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन द ओन विलेजेस। और उनका मानना ये था कि गांधी जी का जो राज आएगा यानी गांधी जी की अगुवाई में जो राज आएगा उसमें क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिबर्टी मिलेगी और हमें अपनी खुद की खेती करने के लिए ज़मीनें मिलेंगी। और कहीं ना कहीं ये उनके जो ख्वाब थे वो आज़ादी के थे। ठीक है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ एक कैटास्ट्रॉफिक घटना घट गई और उसमें ये था कि 1922 में एक गोरखपुर में एक जगह है जिसे बोला जाता है चौरी चौरा कांड जिसे बोला जाता है। उसमें क्या हुआ था कि कुछ किसानों और सिपाहियों में झड़प हो गई और सिपाहियों ने एक किसान को बहुत ज़्यादा मार दिया और बाद में जो है किसानों के अंदर बहुत रोष आया तो चौरी चौरा में एक चौकी थी उसको जाके उन्होंने जला दिया जिसके अंदर 20 से 25 जो है सिपाही जल के मर गए थे। तो गांधी जी ने उसी में रोष में आके उन्होंने ये बताया कि अभी जो भारतीय हैं दे आर नॉट रेडी टू गेट फ्रीडम, अभी वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और क्रांति करने के लिए अभी वो तैयार नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है बंद कर दिया। बारदोली करके एक जगह है गुजरात में, उन्होंने वहाँ पे फैसला लिया जिसको बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब अपने पीक पे था, हमें स्वराज मिल सकता था, स्वतंत्रता मिल सकती थी, तो गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया। तो ये याद रखिएगा कि गोरखपुर में जगह 1922 में ये चीज़ हुई है। तो यहाँ तक हमने देख लिया और जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा उसमें हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसे क्या बोला जाता है, असहयोग आंदोलन बोला जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर करें और अपने जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।